नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ रहे थे क्लास 8 की, जिसका अपना अगला चैप्टर था जो 23वां चैप्टर आज़ादी के बाद का भारत। आज़ादी के बाद का भारत तो चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर अपने सामने आते हैं और वो एग्जाम में आने के पूरे चांस भी बनते हैं। तो रीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने जिस प्रकार से जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जिसने ये वीडियो पिछले वाला नहीं देखा है तो जस्ट इसके पिछले वाला जो वीडियो है वो देख लेना ज़रूर। चलिए, अपना अगला जो क्या था, एडिंग किया थी अपनी। देखिए, अपन पढ़ रहे थे कि आज़ाद भारत के सामने कई सारी चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों में से जैसे विस्थापितों को बसाना है, संविधान सभा का गठन करना है, उसी प्रकार अपन अगली हेडिंग थी अपनी, विस्थापितों को बसाना। आज़ादी के समय भारत पाक विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 70-80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये विस्थापित अपना अपना घर संपत्ति सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर कई त्रसादियां झेलते हुए भारत पहुंचे थे। इनमें से कईयों ने तो अपने परिजनों को भी खो दिया था, अतः इन्हें मानसिक तथा आर्थिक संबल की आवश्यकता थी। देखिए, जो कई मैंने कल भी बताया था कि कईयों ने अपना जो घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर आ गए थे, तो उनको मानसिक रूप से संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती थी। इनका पुनर्वास जरूरी था ताकि ये फिर से अपना घर बार बसा सकें, काम धंधे में लग जाएं, बच्चों की पढ़ाई करा सकें, देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकें। स्वतंत्रता भारत की पहली सबसे बड़ी चुनौती जो स्वतंत्र भारत की पहली सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों को फिर से बसाने की थी। पश्चिम भारत में ज़्यादातर सिंधी आए थे। पश्चिमी भारत की अपन बात करें, जैसे राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, इनमें जो पाकिस्तान से सिंधी लोग जो हैं वो आए थे ज़्यादातर भारत में। उत्तर भारत में सिख, पूर्वी भारत में बंगाली। पहले 6 महीने तो विस्थापितों को स्कूल कॉलेज में रखा गया, फिर अजमेर, कच्छ, गांधीधाम व आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, जो करनाल, दंडकारण्य आदि स्थानों पर विस्थापितों के लिए कैंप स्थापित किए गए। देखिए, ये एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं शायद, कि अपने को ध्यान में रखने होंगे ये बातें हैं कि कहाँ कहाँ पर इनको रखा गया था। जहाँ पर जो खाली जगह पड़ी थी, जैसे कच्छ है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, करनाल है, और जहाँ पर व्यवस्था भी की जा सके वहाँ पर इनके कैंप स्थापित किए गए थे। क्योंकि कई लोग दिन में काम पर जाते थे, उनके लिए स्कूल कॉलेज शाम को भी चलाने की व्यवस्था की गई। देखिए, कितनी बड़ी सुविधा कर रखी थी। जो दिन को कई लोग काम पर जाते थे, उनके लिए शाम को स्कूल कॉलेज चलाने की व्यवस्था की गई थी। तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए गए ताकि विस्थापित लोग ऐसे हुनर सीख सकें जिससे उनके नए निवास स्थान पर ज़रूरत थी। देखिए, ऐसे भी उन्होंने जो कार्यक्रम चला रखे थे गवर्नमेंट ने, कि जिससे वो नए काम धंधे सीख सकें और अपनी जो गुजर बसर कर सकें। आने वाले सालों में विस्थापितों ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने नए माहौल में रहने के लिए नए हुनर सीखे। हुनर सीख सकें। कुछ समय में उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। उल्लासनगर महाराष्ट्र, गांधीधाम गुजरात, आदिपुर गुजरात जैसे शहरों में सिंधी विस्थापितों ने अपने व्यापार चलाने और उद्योग चलाने शुरू कर दिए। देखिए, कुछ ही समय के बाद में इन्होंने सीखे हुए हुनर के आधार पर इन्होंने अपने अपने व्यापार स्थापित कर लिए थे। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश, श्री गंगानगर राजस्थान जैसे इलाकों में पंजाबी विस्थापितों ने खाली पड़ी हुई ज़मीन को खेती योग्य बनाया। थोड़े ही समय में ये इलाके फसलों से लहला उठे। देखिए, अपन बात करते हैं, जैसे मैं मेरे खुद के अगर सुनी हुई खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे ये पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर के जो ये क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पर जो
जालौर का पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर आसपास के जो ये क्षेत्र संपूर्ण पूर्ण रूप से ये खाली पड़े थे, यहाँ पर बिल्कुल बंजर जमी थी। तो यहाँ पर मैं कई सारी कहानियाँ सुनता हूँ कि यहाँ पर जो आकर बसे हुए लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान से आए हुए काफ़ी लोग, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई पानी का कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक कोई मनुष्य का कोई घर नहीं था, कोई भी रहता भी नहीं था। तो इन्होंने यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने खेती भी की, पानी की भी व्यवस्था की, कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने यहाँ पर अपना रहना करना शुरू किया। और आज भी ये लोग जो विकट परिस्थितियों में जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये संसाधन पहुँचना संभव भी नहीं है। तो ये मेरे खुद के देखी हुई बातें हैं, खुद के सुनी हुई बातें हैं। तो ये लोग मतलब इतनी कठिनाइयों से आए हुए थे, इन्होंने अपने खेती वगैरह करना शुरू किया इन बंजर भूमि के ऊपर। देखिए, बात करते हैं बंटवारे के तरसादी की, तो कुछ देखो ये पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक से लिया गया कुछ पैराग्राफ है। इनमें पता चलता है अपन देखो जो बंटवारे की तरसादी किस प्रकार से झेली लोगों ने। देखिए, हमें शरणार्थी का एक लंबा कारवां मिला, शरणार्थियों का एक लंबा कारवां मिला जो शेखपुरा से होकर भारत आ रहा था। हमने इन लोगों से बातें की, इनमें से कई उत्तर अत्यंत मर्मस्पर्शी थे। एक वृद्ध किसान ने कहा, इस देश में कई शासक बदले, वे आए और चले गए, लेकिन ये पहला अवसर है जब शासक के साथ रियाया, यानी रियाया ये उर्दू शब्द है, यानी जनता को भी बदलने पर विवश किया जा रहा है। देखिए, अपन इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वर्द कहता है कि कई सारे शासक आए और गए, सरकारें आई और गई, लेकिन ये पहला ऐसा जो मामला है इसमें जनता को भी सरकार के साथ में बदलना पड़ रहा है। एक वृद्ध स्त्री ने कहा कि बंटवारे हर परिवार में होते हैं, लेकिन सब कुछ शांति से होता है। यहाँ लूट मार और रक्तपात क्यों होता है? देखिए, बंटवारा के समय लूटपाट भी हुई, रक्तपात भी हुआ, दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार भी हुए। देखो, ये तो बंटवारे की तरसादी की अपन जो अनुमान लगा सकते हैं। दुर्घटना के परिणामों का पूरा ज्ञान हमें उस समय हुआ जब मैं दिल्ली से कुछ दूर कुरुक्षेत्र के कैंप में गया, और जहाँ 2,70,000 शरणार्थी तंबुओं और झोंपड़ियों बसाए हुए थे, और मैंने विस्थापितों को 15 मील लंबा कारवां मोंटगोमरी जिले से भारत की तरफ आते हुए देखा। देखिए, 15 मील लंबा दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। 15 मील लंबा एक कारवां आते हुए इन दुर्गादास ने देखा, और अपनी इन पुस्तक में इन्होंने जिक्र भी किया है। तो इस प्रकार से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन दिल्ली, करनाल, जो हरियाणा, पानीपत हरियाणा, कानपुर उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना भी विस्थापितों ने ही की। घरों की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों के साथ नए मॉडल टाउन बनाए गए। देखिए, इन्होंने जैसे अपने घरों की कमी, अपना मकान वगैरह बनाने की उस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, शहरों के साथ नए मॉडल टाउन बनाने की एक योजना सोची। इस प्रकार से इन्होंने मॉडल टाउन बनाए। विस्थापितों में से अनेक महान राजनीतिक नेता बने, अनेक व्यापार और उद्योगों में नाम कमाया। देखिए, इन विस्थापितों में से तो अपन देख सकते हैं कई सारे बड़े नेताओं के रूप में इन्होंने जो नाम कमाया है, तो कईयों ने अपने उद्योग धंधे भी स्थापित किए हैं। और अनुसंधान, पत्रकारिता, फिल्में, गायन आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां 1947 से आए विस्थापितों ने ये साबित नहीं कर दिया कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, स्वतंत्र भारत में लोग काफ़ी कुछ करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ऐसा भी किया। देखिए, इन्होंने ये साबित कर दिया कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, लेकिन स्वतंत्र भारत के लोगों में करने की ये क्षमता है। और ये पिक्चर दी हुई है एक 1947 की, भारत पाकिस्तान से विस्थापित ये ट्रेन वाली कुछ चित्र है इनकी, यहाँ पर विस्थापित आ रहे हैं। आगे पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध। देखिए, ये भी एक बड़ी विकट जो परिस्थिति थी, इनका भी सामना करना था भारत के सामने। ये भी एक बड़ी समस्या थी कि पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध स्थापित करना। भारत व पाकिस्तान जब अलग हुए
तो इसमें सीमा निर्धारण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसने इन दोनों राष्ट्रों के मध्य सीमा का निर्धारण किया। देखिए, जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे तो सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में एक आयोग की जो स्थापना की गई, जिनसे ये सीमा का निर्धारण, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जा सके। तो रेड क्लिफ की जो अध्यक्षता में जो समिति का गठन हुआ, उन्होंने सीमाओं का निर्धारण भी किया। इस सीमा रेखा को आज भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उनको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। देशी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में किसी भी राष्ट्र में मिलने की स्वतंत्रता थी। देखिए, देशी रियासतों, पहले भी बात कर चुके हैं अपन, देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता प्रदान की, वो किसी भी राष्ट्र के साथ मिल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के कुशल निर्देशन व रियासती सचिवालय के प्रयासों से अधिकांश रियासतों के शासकों ने भारत में विलय पर अपनी सहमति दे दी। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने भी भारत में विलय पर सहमति प्रदान कर दी, किंतु पाकिस्तान ने जब जबरन अधिकार करना चाहा तथा कबायलियों की आड़ में उस पर आक्रमण किया, तो भारतीय सेना ने, हालांकि पाकिस्तान सेना व कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया, किंतु आज कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर पाक ने अनाधिकृत कब्जा है किया हुआ है। देखिए, बात करते हैं अपन महाराजा हरि सिंह के समय की। उस समय पाकिस्तान ने जब कश्मीर को भारत के साथ हरि सिंह ने मिला लिया, तो पाकिस्तान ने इन पर जबरन अधिकार करने के लिए कई सारे इन्होंने जो तरीके अपनाए। इनमें से इन्होंने क्या किया, कबायलियों की आड़ में, यानी ऐसे काले वस्त्र पहने हुए कुछ अपने सैनिकों को भेजा, जो स्त्री के वेश में उनको भेजा, और यहाँ पर इन्होंने जो सीमा के अंदर घुसते ही इन्होंने आक्रमण कर दिया था। और हालांकि वहाँ से भारत की सेना ने उनको खदेड़ दिया था, लेकिन काफ़ी सारे हिस्से पर इन्होंने अनाधिकृत रूप से इन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी इनके ऊपर जो विवादित बना हुआ है, विवादित विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1948 के बाद 1965 ईस्वी और 1971 1999 में पाक के साथ हुए युद्ध में यद्यपि पाकिस्तान पराजित हुआ, किंतु आज भी इस क्षेत्र में तनाव बनता रहता है। देखिए, पहली बार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है 1948 में, जिस समय महाराजा हरि सिंह के समय, जिस समय ये कश्मीर मिला था, 1965 में, 1971 में, 1999 में, ये सारे, इसमें पाकिस्तान हालांकि पराजित हुआ है, लेकिन ये तनाव का विषय बना हुआ रहता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। देखिए, ये भी जानने लायक बात है, जब 1971 का जब युद्ध होता है, तो ये युद्ध होता है जब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इस पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो अभी हाल का बांग्लादेश है, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और इनको स्वतंत्र कराने के लिए ये जो युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। 90,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे भारत के सैनिकों के सामने, फिर इनको रिहा कर दिया गया था और नए देश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का। और आगे उत्तर दिशा में चीन ने हमारा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है। चीन ने भी भारत के बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा है वो किया हुआ है। अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत इन राष्ट्रों के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाता है। नेपाल व भूटान के साथ हमारी सीमाएं खुली है तथा इन राष्ट्रों के निवासियों को भारत में कई स्थानों पर कार्य करते हुए देखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के राज्यों में जिनमें कभी भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार प्रसार था, उनमें भारत ने अपने संबंध मधुर बनाए हैं।
देखिए अपन भारत की बात करें तो हालांकि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमावर्ती जो सीमा को लेकर विवाद बना रहा है अभी तक, लेकिन कई सारे ऐसे देश है भारत के पड़ोसी, जैसे नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इनके साथ भारत के संबंध अच्छे रहे और आज भी अच्छे संबंध बने हुए हैं। और जैसे अपन बात करते हैं जैसे पुराने वृहत्तर भारत की, जिस समय भारत के जो पूर्वी राष्ट्रों के साथ एक मधुर संबंध थे, उनसे आज भी संबंध बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये इधर आप फोटो देख सकते हैं, आप पाकिस्तान के सेना प्रमुख नियाजी का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण। ये जो भारतीय सेनापति थे उस समय दलबीर सिंह, और ये पाकिस्तान के जो सेनापति थे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, यहाँ पर ये हस्ताक्षर करते हुए हैं। और अगली सबसे बड़ी चुनौती थी वो था आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में अपन कह सकते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल डाला। देखिए जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया था, इन्होंने इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर दिया था, उन्होंने जिस प्रकार से वातावरण निर्माण किया था वातावरण का, वो अपने लिए किया था। अंग्रेजों ने अपने खुद के लिए ये किया था। भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया, भारत को कृषिगत कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र बना दिया ताकि इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो सके। देखिए भारत के सभी जो उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए, क्योंकि भारत में कच्चे माल की उपलब्धता थी, कच्चे माल को पर्याप्त मात्रा में पाया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कच्चा माल हमारे को प्राप्त होगा और वहाँ के उद्योग अच्छी तरीके से चलेंगे और वहाँ का तैयार माल यहाँ पर लाकर बेच दिया जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में मुनाफा कमाया जा सकता था। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। तो यहाँ पर उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। आज़ादी के बाद कुछ उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु भारत को सक्षम बनाने तथा इसे गरीबी से मुक्त कराने हेतु एक सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता थी। अतः 1950 में भारत में योजना आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। उसी के तहत 5-5 वर्ष के कार्यों के लक्ष्य को निर्धारित कर योजनाएं बनाई गई। देखिए भारत के विकास करने के लिए 1950 में एक योजना आयोग का जो गठन किया गया। योजना आयोग का कार्य यह था कि 5-5 वर्ष के प्लानिंग बनाई जाए, 5-5 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करना था। जैसे क्या है 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उस लक्ष्य को हासिल किया जाए। और जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया। भारी उद्योगों व विशाल बांधों के निर्माण का कार्य किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं सामुदायिक विकास जैसे लक्ष्यों को महत्व दिया गया। अभी वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से प्रारंभ हुई है। 2012 से अंतिम ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसको 2017 तक चलाया गया है। और इसके बाद में अब तक लगभग 20 में 2-2 वर्षीय भी योजना चलाई गई, 1 वर्षीय योजना भी चलाई गई, लेकिन ये अभी जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। और आगे राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने में प्राय शिकायतें की जाती थी। देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्र सरकार के अधीन हुआ था, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो समय समय पर यह भी शिकायत की जाती थी कि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अतः सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने तथा उन्हें आर्थिक विकास की गति में भागीदार बनाने की दृष्टि से 2015 में योजना आयोग के स्तर पर नवीन संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। देखिए ये पहले जो योजना आयोग था, इसमें 2015 में जब से जो अपन कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके बाद में इस योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम है नीति आयोग का गठन किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं
और इसके उपाध्यक्ष जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो श्रीमान अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। देखिए, जो योजना आयोग में था उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, और जो नीति आयोग है इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सभी इसके सदस्य माने जाएंगे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उनका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है। और अगली जो समस्या थी इनके सामने, सबसे बड़ी भारत के सामने जो चुनौती थी वो थी राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्यों के सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। स्वतंत्र भारत में ये मांग उठी कि राज्यों की सीमाएं भी फिर से तय की जाए ताकि लोगों को राज्य प्रशासन के साथ व्यवहार करने में आसानी हो। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो जब तक राज्यों की सीमाओं का निर्धारण नहीं होगा तो जनता को ये भी पता नहीं होगा कि अपना राज्य कौन सा है, कौन सी राज्य सरकार के साथ अपना जो संबंध स्थापित किए जाने से ये कहाँ से अपने को बेनिफिट होगा। स्वतंत्रता के पहले कई राज्यों का आकार बहुत बड़ा था। जैसे एक राज्य था बम्बई। इस राज्य में वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात आते थे। मद्रास राज्य में वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे कुछ हिस्से आते थे। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम के राज्य में मध्यवर्ती हिंदुस्तान के अनेक इलाके शामिल थे। तो ये कुछ बड़े बड़े जो राज्य थे, जैसे बम्बई है, मद्रास है, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार है, ये जो थे इनमें से कई राज्य तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के देशों से भी बड़े थे। इसके अलावा 500 से ऊपर रियासतें थी जिनको किसी न किसी प्रशासनिक इकाई में शामिल करना था। राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया। देखिए, अपन देख सकते हैं ये मैप है 1953 का। ईस्वी में राज्यों की स्थिति, ये एक राज्य है, दो, ये देखो छोटे बड़े कई सारे राज्य। ये बम्बई राज्य हुआ करता था, गुजरात और इसमें सभी साथ में आते थे। ये मद्रास था, ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था, इसमें मध्य भारत आता था। ये फ्रांसीसी भारत कह सकते हैं अपना, इसको पुर्तगाली भारत। ये देखो, हाँ, आगे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसने कई विकल्पों को ध्यान में रखते हुए ये सलाह दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना सही है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का ये कहना था कि राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए। ये उनकी बड़ी दूरदर्शिता थी कि जिस राज्य में एक ही भाषा के लोग रहेंगे तो उनका जैसे उनका जो वार्तालाप है, उनका जो संबंध है, आपस में जो संबंध स्थापित किए जा सकते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। अतः मद्रास को मैसूर, आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में विभाजित किया गया। देखिए, मद्रास का नाम मैसूर कर दिया गया और मद्रास को आंध्र प्रदेश और मद्रास 2 राज्यों में विभाजित किया गया। बाद में मद्रास को नया नाम दिया गया तमिलनाडु। जैसे मद्रास राज्य का निर्माण किया गया, उस राज्य का आगे नाम दिया गया इसका तमिलनाडु, और मैसूर का नाम बदलकर रखा गया कर्नाटक। बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बांटा गया। मुंबई जो राज्य था उसको 2 भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र, और मध्यवर्ती भारत में मध्य प्रदेश बनाया गया। राजस्थान जिसके बनने की प्रक्रिया कई साल पहले प्रारंभ हो चुकी थी और उसको भी एक स्थायी रूप दिया गया। जो अपन कह सकते हैं राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण होता है, 1956 में जाकर इनका जो अंतिम चरण पूर्ण होता है, तो इनको भी एक स्थायी रूप दिया गया। जैसा पहले कहा गया है कि हिंदुस्तान में राज्यों की सीमाएं लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जब जब जरूरत पड़ी एवं लोगों को ये दर्शाया गया कि उन्हें अलग राज्य की आवश्यकता है, तब तब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखिए, जिस प्रकार से एक बार तो राज्यों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन जब जब लोगों को जरूरत पड़ी कि अपना एक अलग से राज्य स्थापित होना चाहिए, तब तब राज्य को अलग भी किया गया। इस तरह 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य बने। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल बना
और उत्तरांचल के बाद में उत्तराखंड, जैसे पहले इसका नाम उत्तराखंड दिया गया, उसके बाद में उसका नाम उत्तरांचल कर दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया। जैसे समय समय पर अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। आज भी रह कर नए राज्यों की बनाने की मांग होती रही है। इस तरह की मांग बुंदेलखंड प्रदेश, विदर्भ प्रदेश के लिए भी उठी है, परंतु आज भी अभी इन राज्यों का गठन नहीं हुआ। इस तरह अपन बात कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड है, विदर्भ जैसे प्रदेशों को बनाने की मांग उठी है, लेकिन अभी तक इन प्रदेशों का गठन नहीं हुआ है। तो मित्रों, अगली हेडिंग आती है राजस्थान का एकीकरण। मुझे लगता है कि इनको अपन अलग से पढ़ेंगे तो अच्छी हेडिंग से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इसको साथ में ही पढ़ लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण। देखिए, आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह स्वतंत्रता से पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जिस राजस्थान को अपन अभी देखते हैं, इस राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थी जिन पर यहाँ के शासक अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। देखिए, राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थी जिन पर यहाँ के शासक अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। अजमेर मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेजों के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद इन सभी इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान बनाया गया। देखिए, कई सारी रियासतें थी और अंग्रेजों का भी प्रांत था, अंग्रेजों शासित, जो अजमेर मेरवाड़ा, उनको सबको मिलाकर राजस्थान को बनाया गया। हालांकि देसी रियासतों ने राजस्थान में विलय पर सहमति दे दी थी, परंतु इनमें से कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि इनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने ये तय किया कि जिन रियासतों की संख्या 10 लाख से कम है या आय 1 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें पास की बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए। इसलिए प्रारंभ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं जो प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किए। देखिए, कई सारे राजस्थान के ऐसे भी रियासत के शासक थे जिन्होंने अपने खुद के राज्य बनाने की मांग रखी थी, लेकिन ये जो जनसंख्या की दृष्टि से रियासतें इतनी छोटी थी कि इनका विकास होना संभव नहीं था। और ये भी क्राइटेरिया तय किया गया कि 10 लाख से कम जिसकी जनसंख्या है या फिर 1 करोड़ से जिनकी कम आय हैं, उनको पास वाली रियासत में यानी पास वाले राज्य में मिला लिया जाएगा। इसलिए प्रारंभ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किए। जैसे मेवाड़ के महाराणा और राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा। डूंगरपुर मारावल ने वागड़ के राज्यों को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। कोटा के माराव हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए। इन्होंने अपने अलग अलग जैसे संघ बनाने के जो प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इनके ये प्रस्ताव सफल नहीं हुए। बहरहाल सबसे पहले मेवात के इलाके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जैसे करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। देखिए, सबसे पहला जो शरण अपन कह सकते हैं, पहले शरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो मार्च 1948 में जो एक नया जो राज्य बनाने के लिए सभी इकट्ठा रहने का फैसला किया। तो अभी इसको अपन पहला शरण कहते हैं राजस्थान का। इस संगठन के के.एम. मुंशी की सलाह पर इसके प्राचीन नाम के आधार पर मत्स्य संघ इनका नाम दिया गया और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पहला शरण है, ये राजस्थान का मत्स्य संघ अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली। और फिर दूसरे शरण में जो पहला शरण अपन कह सकते हैं 18 मार्च 1948 को, पहला शरण 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च का दिन है। और दूसरा शरण है वो संयुक्त राजस्थान जिसका नाम दिया गया, वो हुआ था 25 मार्च 1948।
जस्ट कुछ ही दिनों के बाद में। कुछ ही दिन बाद दक्षिणी पूर्वी यानी दक्षिण की 9 रियासतों ने मिलकर संयुक्त राजस्थान नाम के संघ का गठन किया। तो ये दूसरी शरण में अपन कह सकते हैं 9 रियासत कौन कौन सी, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर नामक रियासतें वो दो सीप थे, कुशलगढ़ और लावा, ये मिलकर एक दूसरा शरण पूर्ण होता है जो होता है 25 मार्च 1948, जिसका संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। 3 हफ्ते बाद यानी 18 अप्रैल 1948, 3 हफ्ते बाद मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत इस संघ में शामिल हो गया और संयुक्त राजस्थान के नाम से इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये तीसरा शरण संपूर्ण होता है अप्रैल में। अगले साल यानी 30 मार्च 1949 में बसी हुई 4 रियासतें संघ में शामिल हो गई। बसी हुई 4 रियासतें कौन सी, जो है जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर और बीकानेर, ये भी शामिल हो गई। ये बड़ी रियासतें हुआ करती थी। अब संयुक्त राजस्थान संघ में ये एक संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। संयुक्त राजस्थान संघ में ये साथ में मिलने के बाद में इसका नाम रखा गया वृहत्तर भारत 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। और संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया, वृहत्तर भारत। देखिए पहला जो शरण संपूर्ण होता है उसका मत्स्य संघ नाम दिया गया, दूसरा राजस्थान संघ नाम दिया गया, दूसरा संयुक्त राजस्थान, तीसरा है वो तीसरे शरण में संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिए गए, और चौथे शरण को वृहत राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसकी अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर और उसके महाराज प्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। देखिए एक नया पद सर्जित हुआ, महाराज प्रमुख, चौथे शरण में, और राज प्रमुख बने गए जयपुर के मान सिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। पूछा जा सकता है कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया या फिर प्रथम महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश में राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। जैसे पहले राज्य के प्रधानमंत्री कहा जाता था और उसको बाद में मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। और अगला शरण होता है 15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी वृहत राजस्थान में शामिल हो गया। देखिए वृहत राजस्थान में पहले ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 15 मई 1949 को ये मत्स्य संघ राजस्थान में मिलने के बाद में इसका नाम दिया गया जो है वृहत राजस्थान। हाँ, मत्स्य संघ राजस्थान में मिलने के बाद में ये वृहत राजस्थान में शामिल हो गया। अब केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। देखिए ये जो सिरोही रियासत थी यहाँ पर, इनका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। अतः 26 जनवरी 1950 को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस समय देलवाड़ा, आबू के क्षेत्र, बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन गई। 26 जनवरी 1950 को सिरोही जो रियासत है वो भी राजस्थान के अंदर मिल गई। हालांकि सिरोही ये गुजरात के अंदर मिलना चाहती थी, क्योंकि इनका जिस प्रकार से भौगोलिक वातावरण इस प्रकार है कि ये गुजरात के साथ रहना चाहती थी। लेकिन इस 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके समय ये जो राजस्थान के अंदर शामिल हो गई। भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा के इलाकों को भी राजस्थान में मिला लिया। देखिए जो है 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का जो इलाका था बीच वाला, ये भी राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा व आबू तहसील को राजस्थान का हिस्सा बना दिया। देखिए मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया, और जो राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया और सिरोंज को मध्य प्रदेश के अंदर मिला लिया गया। इस तरह वर्तमान राजस्थान का जो है स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ। जो ये वर्तमान राजस्थान अपन देखते हैं, इसका जो
संपूर्ण पूर्ण रूप से जो चुनेल टप्पा और सिरोंज के अदला बदली के बाद में जो 1 नवंबर 1956 को इसका एकीकरण पूर्ण हुआ और कुल 7 चरणों में इसका एकीकरण पूर्ण हुआ। किंतु राजस्थान दिवस व्रत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। तो मैंने अभी बताया व्रत राजस्थान के उपलक्ष्य में 30 मार्च को ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। देखो राजस्थान की जो है जनसंख्या है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है और सबसे बड़ा जो अपन कह सकते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा है, और जो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है। सॉरी, देखिए मैंने अभी बताया था कि जो राजस्थान का स्थान है देश में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान नहीं है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, अभी मुझे याद आया 8वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बड़ा राज्य है देश का। देखिए अब राजस्थान को एकीकरण की दृष्टि से एक नज़र में देखा जाए तो प्रथम चरण है जो मत्स्य संघ निर्माण हुआ था प्रथम चरण में 17 मार्च 1948 को। कब हुआ? 17 मार्च 1948 को सियार रियासतें एक हुई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आप इस प्रकार से याद रखते ABCD। देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सी से करौली ले लेना, ठीक है ना। और इसका जो प्रथम जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं अपन या फिर मुख्यमंत्री कह सकते हैं, इसको बनाया गया शोभाराम कुमावत को। प्रथम जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, और राज प्रमुख जो बनाया गया था उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। और इसका उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने। NV गाडगिल ने इनका उद्घाटन किया था प्रथम मत्स्य संघ का। और द्वितीय चरण जो होता है जिसका नाम पड़ता है संयुक्त राजस्थान, इसमें जो शामिल होते हैं 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर, और इसके साथ में लावा और किशनगढ़ वो मिलते हैं। इसके जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो गोकुल लाल असावा, और प्रथम राज प्रमुख जो बने थे भीम सिंह, जो कि कोटा के राजा थे भीम सिंह, और इनका भी उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने। तीसरा चरण है जिसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो है वो संयुक्त राजस्थान उदयपुर इसके साथ में मिली। जैसे ये संयुक्त राजस्थान है द्वितीय चरण वाला, इनके साथ में उदयपुर को मिलाया गया, और माणिक्यलाल वर्मा इनके प्रधानमंत्री बनाया गया, और भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे इनको राज प्रमुख बनाया गया। अब इनका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है चतुर्थ चरण जिसको वृद्ध राजस्थान नाम दिया गया है। इसमें संयुक्त राजस्थान के साथ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतें 30 मार्च 1949 को साथ में जुड़ी गई, और हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बने, और जयपुर के जो थे मान सिंह, इसको बनाया गया जो राज प्रमुख, और महाराज प्रमुख मेवाड़ के राजा बने गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। इसके बाद में जो 3 चरण आते हैं आगे, वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ साथ में मिलकर इसका नाम बनता है वृद्ध राजस्थान। 15 मई 1949 को इसके ये सेम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, मान सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। आगे 6वां जो चरण है इसका भी नाम वृद्ध राजस्थान रखा गया। वृद्ध राजस्थान के साथ में जो ये 5वां चरण कहा जा सकते हैं अपन, 5वां चरण जो था ये वृद्ध राजस्थान जो मत्स्य संघ, इनके साथ में देलवाड़ा, आबू का क्षेत्र मिलाया गया। देखिए एक तो ये वृद्ध राजस्थान जो ये बना था 5वें चरण वाला वृद्ध राजस्थान, इसके साथ में जो है देलवाड़ा एवं आबू का क्षेत्र मिलाया गया। और 7वां चरण जो है राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का देलवाड़ा, आबू क्षेत्र, अजमेर, मेरवाड़ा को साथ में मिलाया गया। तो ये था राजस्थान का एकीकरण। अपन देखें तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ, क्या आप राजस्थान में
जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। देखिए एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जो है राजस्थान की जोधपुर रियासत। राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 जो हैं अंग्रेजी प्रांत थे, सीप जिसको कहा जाता था, सीप, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा। संविधान लागू होने से पूर्व जो है राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अगले इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए पाकिस्तान, इंग्लैंड, चीन, नेपाल। देखिए इंग्लैंड इनका पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे प्रथम जो राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। वर्तमान में भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? संयुक्त राजस्थान में सिंधी विस्थापितों ने पंजाब जो समाज के लिए क्या योगदान किया? भारत में पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध में टिप्पणी कीजिए। देखिए इनके बारे में आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। अपने पूरा टॉपिक को लर्न किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।